हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंसे डोडेट। तो अल्फोंसे डोडेट जो हैं इनका टाइम पीरियड 1840 से 1897 तक का है। अल्फोंसे डोडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। The last lesson is set in the days of Franco-Persian War। तो इनका जो टाइम पीरियड है ये उस टाइम पे थे जो इन्होंने लास्ट लेसन जो लिखा है, द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर लिखा है इन्होंने ये उस टाइम पीरियड पे लिखा है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रही थी। 1870 से लेकर 1871 तक के टाइम पीरियड में ये वॉर चली थी। तो ये इन्होंने ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर ये तब लिखा था, इसलिए इन्होंने इस चैप्टर में इसी वॉर के बारे में बताया और इस वॉर में क्या क्या मतलब लोगों को जो थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े इस बारे में बताया। और जो अल्फोंसे डोडेट थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, मतलब ये फ्रेंच थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। तो जो फ्रांस था वो पर्शिया से हार जाता है। Persia then consisted of what now are the nations of Germany। पर्शिया जर्मन का एक पार्ट है, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। तो ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे दो, लॉरेन और अल्साचे। तो ये फ्रेंच के पार्ट थे, लेकिन ये बाद में इस वॉर में फ्रेंच इन पार्ट्स को हार जाता है और वो पर्शिया के पास चले जाते हैं, यानी कि पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। फ्रांस वॉज गुड ऑब्जर्वर एंड सेंसिटिव यंग बॉय हु वॉज ऑफन लेट टू स्कूल। फ्रांस जो था जिसके बारे में स्टोरी लिखी गई है वो एक लड़का बहुत ज़्यादा यंग बॉय था और वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था, सेंसिटिव था काफ़ी, और वो हमेशा स्कूल लेट ही आता था। तो उसके बारे में लिखा गया है ये। That day, Franz was expected to be prepared about participles because M. Hamel had said that he would question them on participles। तो उस दिन जिस दिन वो स्कूल पहुंचा अपने, तो एम हैमल जो थे वो उसके टीचर थे। वो सोचता है अब तो मुझे एम हैमल हम मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। वो फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल के बारे में पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे सबसे, तो इसलिए वो पूरी तरह से प्रिपरेशन करके आया था। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। ही थॉट टू स्पेंड warm and bright day outside, enjoy chirping of birds and watch Persian soldiers who were drilling। वो जो दिन था वो बहुत अच्छा दिन था, ब्राइट डे था और बाहर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जो बर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग मतलब चहचहाने को कहते हैं। वो चहचहा रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और वो देखता है कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे हर जगह। उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। When France was passes through the town hall to go to school। फिर वो अपने जो स्कूल है उसके टाउन हॉल तक पहुंचता है और वहाँ वो देखता है ही सो अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। वो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड पर कुछ मेन न्यूज़ होती थी तो वो लगाई जाती थी। तो वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत क्राउड हो रहा है। For the last 2 years, usually all the bad news like lost battles, the draft and orders of the commanding officers and had come from bulletin board। तो वही जो मैंने अभी बताया, बैड न्यूज़ जो होती थी वो पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड्स पर वो मतलब लगाई जाती थी। जैसे कि लॉस्ट बैटल्स और जो ऑर्डर्स होते थे वो ऑफिसर्स के बारे में, कमांडिंग ऑर्डर्स वगैरह, इससे रिलेटेड न्यूज़ उसमें लगाई जाती थी।
Franz was in a hurry, so he reached at school, but he noticed that usually when school began, there was a great hustle-bustle which could be heard out in the street. It was all very still that day. Everything was quiet as Sunday morning. तो फ्रांस जो था वो बहुत जल्दी में स्कूल पहुंचता है, लेकिन वो नोटिस करता है वहाँ पर जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पर काफ़ी हसल बसल थी। तो हसल बसल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, हसल बसल को अफरा तफरी कहते हैं। तो अफरा तफरी हो रही होती है, तो वो और ये जो शोर है इसकी आवाज़ गली तक में सुनी जा सकती है। स्कूल के शोर की आवाज़ गली में भी सुनी जा रही थी, तो वो पहले ही समझ जाता है। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे। संडे मॉर्निंग की तरह वहाँ पर शांति भी हो रही थी, मतलब संडे मॉर्निंग की तरह सब शांत थे। और वो जो नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था, एक न्यूज़ लगी थी, उसकी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी हो रही थी। There was no opening and closing of desk. His classmates were already in their places. He entered late, but M. Hamel spoken kindly to him. जो फ्रांस था वो काफ़ी लेट स्कूल पहुंचा था और उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठ चुके थे, लेकिन उसके लेट पहुंचने के बाद भी एम हैमल उससे बहुत काइंडली बिहेव करते हैं, काइंडली बात करते हैं। The M. Hamel's great ruler, instead of rapping on the table, was under his arms. He had put on his best dress, his beautiful green coat, frilled shirt and black silk coat, all embroidered. एम हैमल जो थे वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए थे। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था और ब्लैक सिल्क कोट पहन रखा था, शर्ट के ऊपर ब्लैक सिल्क कोट पहन रखा था, और जो सब कुछ था उस पर एम्ब्रॉयडर्ड काम हुआ था। That day school was so strange and solemn. On the back benches that were always empty, the elderly village people were sitting quietly like the kids. तो आज का जो दिन था, वो स्कूल का जो दिन था, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था देखने में। और जो बैक बेंचेस थी वो खाली थी, और कुछ पर जो गांव के विलेज के जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो बैठे हुए थे चुपचाप, बच्चों की तरह बैठे हुए थे वो वहाँ पर। Told the students and villagers about the henceforth they would be taught only German in the schools of Alsace and Lorraine. Germans had put up his notice on the bulletin board. तो जो वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स थे और जो विलेजर्स थे, एल्डर विलेजर्स थे, वो बातें कर रहे थे कि अब से जो अल्साचे है और लॉरेन है, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज के बारे में ही बताया जाएगा। और जर्मन्स जो थे उन्होंने पहले से ही नोटिस बोर्ड पर इस बारे में लिख दिया था। He said that those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak and nor write their own language. तो वो लोग कहते हैं कि जो लोग अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हैं, ना तो वो अब फ्रेंच लैंग्वेज लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। He praised as the most beautiful, clearest and most logical language in the world. वो अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है एंड मोस्ट लॉजिकल है पूरे वर्ल्ड में। He said that for the enclave people, their language was the key to their prison. Then the people realized that how precious their language was to them. फिर जो वहाँ के जो पीपल्स होते हैं उनको समझ आ जाता है, उनको रियलाइज हो जाता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। Friends felt sorry for not learning his lessons properly. His books, which means a nuisance and a burden earlier, were now old friends. His feeling for M. Hamel was also changed. He forgot all about his ruler and how cranky he was. तो फ्रेंड्स जो था वो बहुत ज़्यादा सॉरी
फील करता है, अपने ही मन में बहुत सॉरी फील करता है, क्योंकि उसने जो अपनी लैंग्वेज थी उसके लेसन्स प्रॉपरली लर्न नहीं किए थे, पढ़े नहीं थे, उसे अपनी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादातर कुछ पता नहीं था और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये बहुत गलत हुआ। और वो एम हैमल के लिए जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो एकदम चेंज हो जाती हैं। एम हैमल उसके टीचर्स होते हैं तो वो उनके बारे में गलत सोचता था, वो कहता था ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, डांटते हैं, और उसको वो लेट आता था तो इसलिए एम हैमल उसको डांटते थे। लेकिन आज के दिन उसकी जो फीलिंग्स होती हैं एम हैमल के लिए वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एम हैमल उससे अच्छे से बात करते हैं और उसको समझ भी आ जाता है कि वो ये सब कुछ उसको पढ़ाने के लिए, उसकी लैंग्वेज सिखाने के लिए ही कर रहा है। तो अब तो उसके पास ही मौका भी चला गया है, क्योंकि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे। Then M. Hamel opened a grammar and teach them their lesson. After the grammar, they had a lesson in writing. After that, they had a lesson in history. तो M. Hamel जो होते हैं वो ग्रामर ओपन कराते हैं और फिर उसको पढ़ाने लगते हैं। ग्रामर का एक लेसन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो उनको राइटिंग कराते हैं, उनको लिखवाते हैं, और फिर उसके बाद वो हिस्ट्री का एक लेसन कराते हैं उन्हें। Friends was amazed who see how well he understood everything. तो फ्रेंड्स ये सब अच्छे से समझता है। Friends thought, will they make them sing in the German, even the pigeons? This shows the Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German, the language of the conqueror. तो फ्रेंड्स जो होता है वो सोचता है कि क्या जो जर्मन लोग हैं वो जो पिजन्स हैं उनको भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाने पर मजबूर करेंगे। वो ये सोचता है और उनके बारे में बुरा सोचता है, वो गलत सोचता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को पढ़ने का और लिखने का हक उनसे छीन लिया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज को। फ्रेंड्स ये दोबारा आ गया। इन द एंड ऑफ द क्लास एम हैमल स्टूड अप, turned to the blackboard and wrote as large he could, Vive la France, live long France। तो लास्ट एंड में जो एम हैमल होते हैं वो खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और उस पर बड़ा लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइव फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा रहे, जिंदा रहे। तो वो बड़े शब्दों में ऐसा लिखते हैं वहाँ पर, और उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी लैंग्वेज के ख़त्म हो जाने का, मतलब अपने शहरों से अपनी लैंग्वेज के ख़त्म हो जाने का उन्हें बहुत दुख होता है। इन द एंड दिस स्टोरी टेल्स अस द deprived of the learning of mother tongue means the cutting of all bonds with the mother land। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताते हैं कि जो हमारी जो मदर टंग है वो हमारे सारे बॉन्ड्स, उसकी वजह से हमारे सारे बॉन्ड्स ख़त्म हो जाते हैं मदरलैंड के साथ, अगर वो लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज से महरूम हो जाएं। तो डिप्राइव का मतलब होता है महरूम होना, तो अगर हम किसी अपनी लैंग्वेज से महरूम हो जाएं तो हमारे सारे बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं हमारी मदर टंग से। Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempts of linguistic chauvinism। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द न्यूज़ पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द टाउन हॉल वॉज दैट। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल। सेकेंड, all respectable villagers were to attend school। Third, Persian soldiers were allowed drilling practice in field। Fourth, Mr. Hamel had to dress in his formal Sunday outfit। तो इसका जो आंसर है वो है ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल, मतलब उस स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, the unexpected news which shook France was the announcement made by M. Hamel that he was, first है इसका going to teach old villagers। second, going for a fishing adventure। third, talking his last lesson। fourth, going to scold him। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वाला पॉइंट, टॉकिंग हिज लास्ट लेसन। वो अपने लास्ट लेसन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, फ्रांस परसीव
perceives Mr. Hamel as a strict teacher, but now he realized that Mr. Hamel is a first point है concerned and genuine teacher, second है repentant and meek teacher, थर्ड है clever and repentant teacher, फोर्थ है forgiving and genuine teacher। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला पॉइंट है concerned and genuine teacher। ट्रांसको लास्ट में पता चलता है कि जो एम हैमल है, मिस्टर हैमल है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड और जीनियन टीचर हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं बता रही हूँ और ये आप लोगों को मिल भी जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था या फिर क्या लगा हुआ था, और ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट वर्ड विव लव फ्रांस रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय एम हैमल। एम हैमल ने जो विव लव फ्रांस पे लिखा था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन लास्ट वर्ड्स का, और ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में 3 मार्क्स के आते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट डज ही इंटेंडेड सेइंग। जो मैंने अभी ऊपर वाले उसमें बताया कि फ्रांस सोचता है कि क्या जो ये जर्मन लोग हैं ये कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाना गाने को कहेंगे। तो ये इस बारे में ये क्वेश्चन, इसको पूरी तरह से लिखना है और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन है What did France notice that was unusual about the school that day? फ्रांस जो नोटिस करता है, सब कुछ अजीब सा लगता है उसे स्कूल में उस दिन, तो उसके बारे में लिखना है कि क्या नोटिस करता है वो। सब कुछ जो मैंने बताया था, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा अफरा तफरी चहल पहल हसल बसल देखने को मिलता है और बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और सारी जो आवाज़ें होती हैं वो गली तक में आ रही होती हैं। तो ये सब इसमें लिखना है और ये 3 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। इसके और में एक और क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला या तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऊपर वाला, या फिर ये पूछ सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन फोर्सेस इन स्कूल दैट डे। मतलब बर्लिन की वजह से क्या क्या हो रहा था स्कूल में, क्या चेंजेस दिखाई दिए थे स्कूल में, बर्लिन का जो ऑर्डर हुआ था उसकी वजह से क्या चेंजेस दिखाई दिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मतलब उस दिन स्कूल में क्या हो रहा था, फ्रांस को क्या अजीब लगा, या फिर बर्लिन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो गए थे स्कूल में बर्लिन ऑर्डर की वजह से। तो ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद है 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। मतलब जो पीपल थे उनको रियलाइज हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा प्रीशियस है, उस बारे में ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का और ये लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है वाला इम्पोर्टेंट। इसका एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मतलब लैंग्वेज जो होती है वो हमारा कल्चर होता है, हमारे कल्चर का एक पार्ट होता है और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हैमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल महसूस करते हैं, फील करते हैं एम हैमल और जो विलेजर्स होते हैं, ओल्ड विलेजर्स होते हैं वो भी। तो उसके बारे में लिखना है। वही ये सेम क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को करने। सो थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like this video. Thank you.